हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखोगे तो बाद में जरूर पछताओगे, तो वीडियो लास्ट तक देखना वरना पछताओगे जरूर। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, VIMP जैसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें से आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस हिट करेंगे। तो इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और चलो फिर हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि पाई, जो आपका पाई है वो है, पाई क्या है? एक पूर्णांक है या फिर एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पाई है ना, पाई वो आपका क्या है? वो आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हमेशा याद रखना, जो पाई होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो ये है हमारा पहला प्रश्न, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो x का मान होगा। यहां से आपको x का मान कैसे ज्ञात करोगे ये तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बताऊंगा। यहां आपका A नंबर ऑप्शन है +-4, V है +-3 एंड C है +-2 एंड D है +-1। तो देखो समझना क्या है, यहां आपका पहले जो समीकरण लिखा हुआ उसे लिख लो, 1/x² - 2 = 1/7। बस इसी को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ आप क्रॉस करा लो, यानी कि x² - 2 = 7 और यहाँ x² बराबर 7 और यहाँ -2 है, इधर आएगा +2 हो जाएगा। और यहाँ x² = 9 और यहाँ से x बराबर हो जाएगा √9 और यहाँ से अगर x का मान देखा जाए तो +-3 हो जाएगा। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन +-3 है ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, +-3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके टिक मारा करो, वरना अगर आप गलत टिक मार दोगे तो 1 मार्क आपका तुरंत चला जाएगा। लेकिन मैं सोचता हूं एक भी मार्क आप बोर्ड एग्जाम में गलत करके ना हो। जब आप 70 के 70 मार्क सही करके आओगे तब आपका मार्क आएगा 65 मार्क। अगर आप 2-4 नंबर गलत कर दोगे तो भी आपका 90% मार्क आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 60 मार्क लाओगे 70 मार्क में से तो आपको 30 मार्क प्रैक्टिकल का मिल जाएगा और आप 90 मार्क अचीव कर सकते हो। तो आप मेहनत ऐसा करो कि आप लोग खुद आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि हम 90% ला सकते हैं। ठीक है, यहां आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जो आपका बिंदु है, बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक मैंने बताया है, मध्य बिंदु का निर्देशांक का एक फार्मूला जो कि आप लोगों को अप्लाई करना है। A नंबर है -2,3 एंड B नंबर है -2,5 एंड C नंबर है -2,8 एंड D नंबर है 0,2। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, आपको सूत्र बताया गया था। देखो आपको सूत्र क्या बताया गया था कि जो आपका x1 होता है प्लस x2 होता है वो बटे में 2 होता है। ठीक है, और तथा आपका y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, यहाँ अगर आप y3 प्लस y3 करोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। ऊपर जितनी संख्याएं हैं उतना होगा, जैसे 1 2 तो 2 हो गया। अब यहाँ देखो x1 आपका क्या है, x1 आपका ये है, यानी कि x1 क्या है -2, यहाँ आपका -2 है और यहाँ से x2 भी आपका -2 ही है, तो ये भी -2 ही है बटे 2 बराबर -4/2 = 2। ठीक है, यह हमारा आया 1। अब तथा y1 आपका ये देखो 6 है और y2 10 है, यानी कि 6 + 10 बटे में 2, यानी कि अर्थात 16/2 और बराबर 8। तो इसका निर्देशांक क्या आएगा, ये आपका -2 है, -2,8। तो यहाँ -2 आया एंड ,8, ये हमारा निर्देशांक हो जाएगा। यही आपका निर्देशांक होगा। और यहाँ से जो मध्य बिंदु का निर्देशांक है मध्य बिंदु का निर्देशांक भी वही ही होगा जो ये है। देखो यही मैंने ज्ञात भी किया है, -2,8 जो है वही मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे आप मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हो। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
और क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग देखेंगे यहाँ कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर क्या होगा। देखो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ लिखा हुआ है 2 cos 3 थीटा और बराबर 1 तो थीटा का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, थोड़ा सा आप माइंड लगाओ फिर आप ज्ञात कर सकते हो। ए है आपका 10 डिग्री, बी है 15 डिग्री एंड सी है 20 डिग्री एंड डी है 30 डिग्री। देखो यहाँ सबसे पहले आपको दिया क्या है वो देखो, यहाँ आपका लिखा हुआ है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, यही तो दिया है। अब यहां से आप cos 3 थीटा इक्वल टू आप एक और इधर आपका ये गुणे में है तो इधर बटे में हो जाएगा। अब बताओ cos में 1/2 किस डिग्री का मान होता है cos में, ठीक है। तो जो साइन में ये 3 थीटा है, जो साइन में 30 डिग्री का मान होता है वो cos में 60 डिग्री का मान होता है। यहाँ से cos कट जाएगा और यहाँ से 3 थीटा जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा और थीटा बराबर 60/3 और इक्वल टू थीटा का मान आएगा 20 डिग्री। क्या आएगा 20 डिग्री, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके यही आपका करेक्ट। तो देखो केवल क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट का समझो फिर आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन लगाना शुरू कर दोगे। तो यहाँ से आपका जो 20 डिग्री है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर वाले में मैंने टिक नहीं लगाया, वो आपका -2,8 सही होगा। क्या होगा -2,8, ठीक है। तो ये हमारा 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 5वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 5वें नंबर में आपसे क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधियों में 2:3 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। सबसे पहले आपका परिधि है और परिधि के द्वारा हम लोग उसका त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। फिर त्रिज्या अगर आपका r का मान ज्ञात हो जाए, r की वैल्यू ज्ञात हो जाए तो क्षेत्रफल का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे अभी आपको पता चलेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है ए 4:9, V है 2:3 एंड C है 7:9 एंड D है 4:10। तो देखो आपको दिया गया है, सबसे पहले ये देखो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, यहां आपका दिया है ये क्या दिया है, परिधियों का अनुपात। जो तो वृत्त की जो परिधि का सूत्र होता है 2πr, लेकिन r1 हम लोग लिखेंगे और 2πr2, क्योंकि ये दो परिधियों का अनुपात है, दो वृत्त के परिधियों का। अब यहां जो आपका अनुपात है 2/3, यहां से अब आपको समझना है 2π से 2π कट जाएगा, ठीक है। अब यहां जो आपका आएगा वो क्या आएगा, वैल्यू आपका क्या आएगा, जो r1 है r1/r2 इक्वल टू 2/3। चलो दोनों की त्रिज्याएं हमें पता चल गई, दोनों वृत्त की, एक आपका r1 है एक r2 है। अब देखो समझना क्या है कि वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात, जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका अनुपात, हमें वही तो ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, लेकिन πr1² करेंगे क्योंकि हमने त्रिज्या मानी है। πr2² इक्वल टू हमारा कितना है वो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका r1 है बटे r2 है इसका हम लोग वर्ग कर लेंगे, ठीक है, r1 और r2 का। तो वही हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 का वर्ग और बराबर हो जाएगा 4/9। तो इसका अनुपात होगा 4:9, यही आपका अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ आपका कौन सा सही है, वो सही है 4:9 यानी कि ए नंबर। ओके ये भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय वेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9π सेंटीमीटर² है तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। देखो यहाँ आपको वेलन का क्षेत्रफल दे दिया है और आपको क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है। तो अब आप लोग कैसे ज्ञात करोगे, देखो अगर आपको क्षेत्रफल दे दिया है तो क्षेत्रफल से आप r का मान ज्ञात कर लो जो आपकी त्रिज्या है, और त्रिज्या अगर आप ज्ञात कर लोगे तो त्रिज्या की दोगुनी कर दो, आपका ऑटोमेटिक निकल आएगा व्यास। तो फिर हम लोग देखेंगे यहाँ आपका क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ आपका ऑप्शन ए है 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 6 सेंटीमीटर। तो यहां सबसे पहले वेलन के आधार का क्षेत्रफल, वेलन के आधार का क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल हमारा कितना दिया हुआ है वो तो आपको पता है, ये दिया हुआ है 9। तो यहाँ आप लोग देखो, यहाँ बराबर लगाओ, ये हमारा क्या दिया हुआ है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन बेलन के क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और ये हमें दिया हुआ है 9 पाई आर, 9 पाई। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ पाई से पाई काट देंगे और बचेगा क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू 9 और आर बराबर √9 और आर बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें मिल गया आर का मान, आर की वैल्यू हमारा ये है, आर इक्वल टू आपका ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आधार का व्यास, यानी कि आधार का व्यास होता है 2 इंटू आर, यानी कि आर आपका दिया हुआ है, यानी कि आपको पता चल गया कि आर आपका है यानी कि 3, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर बस। तो भाई यहाँ से क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप थोड़ा अपने आप पर कॉन्फिडेंस है तो फिर लगा सकते हो, बस आपका 6 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 1 से 9 यानी कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 3। 1 से 9, तो यहाँ 1 से 9 तक गिनती लिख लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने 1 से 9 तक गिनती लिख लिया है, और ऊपर जितनी संख्याएं उससे भाग देना है, 9 होंगी क्योंकि 1 से 9 तक मैंने लिखा है, और सभी को ऐड कर लो। यहाँ इनको अगर आप एक दूसरे को ऐड कर लो, ठीक है, इनको सभी को ऐड कर लोगे तो आपका आएगा 45 और बटे 9। तो यहाँ से अगर आप कट करोगे तो यहाँ 5 आंसर आ जाएगा। तो 5 ये है आपका समांतर माध्य। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर, यानी कि 5 होगा आपका समांतर माध्य। तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको आपको तैयार करके ही जाना है, क्योंकि आपको मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ का, और ओनली मैंने 7 क्वेश्चन लिया है, अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको तैयार करके जाना है। अब हम लोग देखेंगे और सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है। जो बड़ा वाला कोण है छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन कोणों का मान ज्ञात करना है, बड़ा कोण और छोटा कोण का मान। तो कैसे आप लोग ज्ञात करोगे वो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हो फिर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको जो छोटा कोण है बड़ा कोण है इन दोनों को मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप माना जो बड़ा कोण है उसे x डिग्री मान लो, कि माना जो बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है। बड़ा कोण जो है x डिग्री है और छोटा कोण y डिग्री है, इतना आपको पता चला। ओके, और जो मतलब कोण जो है x व y डिग्री संपूरक है, अर्थात इनका योग जो होगा, देखो यहां जो है कोण जो आपका है x डिग्री और तथा या y डिग्री क्या है, संपूरक है। आपको पता चला, अभी आगे मैंने लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है संपूरक है। और संपूरक कोणों का योग जो होता है, इसका योग जो होगा 180 डिग्री होगा। अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 180 डिग्री होगा। अगर जो आपका a का वैल्यू आए, जो आपका x का वैल्यू आए और y का वैल्यू आए, अगर आप देखो समझना क्या है, उस दोनों वैल्यू को ऐड करोगे तो वो आपका 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये समझना है। अर्थात यहां कहने का अर्थ है कि x और प्लस y अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके, ये हमारा पहला है, पहला आपका इक्वेशन मिल चुका है।
अब दूसरा क्या कह रहा है कि जो मतलब संपूरक में बड़ा कोण छोटे वाले कोण से 18 अधिक है। अब बड़ा कोण मैंने क्या माना है, देखो x इक्वल टू वाई, ठीक है, पहले कर लो, ठीक है, बराबर कर लो। अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें जो है y में 18 जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 18 ज्यादा है और इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने x बराबर y प्लस 18 कर लिया, ठीक है। ये आपको मिल गया सेकंड नंबर रिएक्शन, यानी कि सेकंड नंबर। ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब यहाँ देखो ये आपका समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 में जो x का मान है समीकरण 1 में रख दो। देखो ये आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा मैं बता रहा हूँ कि जो x का मान है या फिर समीकरण 2 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आपको समीकरण 1 में रख देना है। तो यहाँ आपका जो लिखा हुआ है, देखो यहाँ आपका इक्वेशन है, समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से x की जो वैल्यू है वो y प्लस 18, ये देखो यहाँ वाला, और प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ आपका जो y है प्लस 18 है प्लस y है इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 2i हो जाएगा, और यहाँ से 180 माइनस 18 करोगे, ये 2i बराबर हो जाएगा। इससे अगर आप घटाओगे तो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखो 10 में से 8 गए 2 और 7 में से 1 गए 6, यानी कि 162 के, और यहाँ से y बराबर आपका हो जाएगा 162/2 इक्वल टू y बराबर 81, यानी कि 81 डिग्री। y का जो वैल्यू आएगा, यानी कि जो छोटा कोण है वो 81 डिग्री आ गया, 81 डिग्री उसका वैल्यू होगा। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, x का मान आप समीकरण 2 में रख दो, नहीं y का मान हम लोग याद करें ना, तो y का मान जो आपका समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में आप रख दो, समीकरण 2 जो है आपका x बराबर y प्लस 18, देखो यहाँ ये x बराबर y प्लस 18, तो यहाँ से आप x का वैल्यू ज्ञात करोगे तो यहाँ 81 प्लस 18, और यहाँ से आप x बराबर आपका हो जाएगा 99 डिग्री। तो यहाँ से x और y की वैल्यू हमें पता चल गया, और अगर आप इसको x और y को ऐड करोगे तो दोनों 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो यहाँ आप लोग लिख दो, अतः बड़ा कोण जो है 99 डिग्री तथा छोटा कोण 81 डिग्री है। यही तो हमें याद करना था ना। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा आप लोग मेथड पता हो, मैथ में जो फार्मूलाज हैं, थोड़े और जो कोण हैं, ये सारी चीज़ें पता हो तो आप लगा सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल आपका 3 और 1/3 हो, यानी कि उनके मूल का अर्थ है उनका जो मूल है, मान है, x का वैल्यू है, वो आपको दे दिया है। अब इससे आपको एक समीकरण बनाना है। देखो समझना चाहिए क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। देखो ये जो सबसे पहले यानी कि आपकी ये दोनों चीजें लिखी हुई हैं, तो यहां आप करो क्या कि मूलों का योग कर लो। क्या कर लो, ये आपका द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का, तो याद रखना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का। तो मूलों का योग का सूत्र लगा लो। तो मूलों का अगर योग करोगे, मतलब यहाँ जो मूल है यहाँ 3 है प्लस 1/3 है, और अगर आप इसको ऐड करोगे ये 10/3 हो जाएंगे। 3 3 जा 9 1 10 10 10 और ये 3, तो 10/3 हो जाएगा। ये है मूलों का योग। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल होगा 3 × 1/3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ से 3 से 3 कट जाएंगे। यहाँ से हमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल मिल चुका है। तो अब द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण बनाना है ना, तो द्विघात समीकरण आप कैसे बनाओगे, यहां आप लिखो एक फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, जो मूलों का योग है, ठीक है, योगफल, और x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर आपका 0 है। ओके, समझ में आया। अब आप देखो यहां से जो आप लोगों का, यहां से हमें क्या पता चला, ये जो है आपका एक्स स्क्वायर है माइनस यहाँ आपका क्या आया है, मूलों का योग 10/3x, और यहाँ मूलों का गुणनफल 1 आया है इक्वल टू 3। और अगर आप समीकरण बनाना चाहते हो तो ये 3 से आप करो क्या, सब में भाग दे दो, तो यहाँ आप सब में यहाँ नीचे 3 लगा लो, नहीं आपको सब में 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, जैसे 3x और यहाँ 3 सब में, तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 से करोगे तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ +3 हो जाएगा बराबर 0। तो यही हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि सिद्ध कीजिए कि ये आपका डैश है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो आपका लिखा हुआ है, लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, यहां से हम करेंगे क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ आपका 1 हो जाएगा, देखो यहाँ मैंने लिया कॉमन तो यहाँ से 1 हो जाएगा, और इन दोनों में से क्या बचेगा, प्लस में बचेगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर हमें क्या सिद्ध करना है, कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, समझ में आया। और यहाँ जो आपका होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होता है, क्या आपको पता है कि नहीं, सर्व समीकरण जो मैंने पढ़ाया था वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा की, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और हमें सिद्ध करना है कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ आप लोगों को पता है यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू हम कॉसेक स्क्वायर को थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये हमें सिद्ध करना है कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, मैं साथ में लिखकर चलता हूं, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, बता सकते हो किसका वैल्यू है, तो ये भी आपका हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये आपका जो होता है ये भी आपका कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमारा सिद्ध हो गया ना, क्योंकि जो आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और यहाँ उल्टा लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका कॉट थीटा के बराबर होता है। तो यही हमें सिद्ध करना था, और मैंने प्रूव कर दिया आखिर कैसे ये करना है। ठीक है, क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी था, लेकिन मेथड अगर आपको नहीं पता हो तो यही क्वेश्चन मैंने देखा है एक बच्चे ने 3 से 4 पेज गलत कर दिया और नहीं लगा, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि आप लोग तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और एक हमारा सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है कि ये 7 नंबर में आपको देखने को मिल जाए बोर्ड एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ये समझो कि तो यहाँ जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक ओनली 7 मीटर का भवन है और भवन के शिखर से, जो भवन का शिखर है उससे एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। कि टावर की आपको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई, पूरे टावर की जो ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको मैं चित्र यानी कि फिगर से समझा दूं, ये सारी चीजों पर आपको फोकस नहीं करना है, सबसे पहले चित्र में समझना है। देखो एक आपका ये देखो, सबसे पहले एक धरातल है और यहां एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये ओनली 7 मीटर है और इसको मैं नाम दे देता हूं C and D, और ये 7 मीटर का ऊंचा भवन है। ठीक है, 7 मीटर का ऊंचा भवन है और एक केबल टावर है। पूरे केबल टावर की हमें ऊंचाई ही ज्ञात करनी है, पूरे टावर की। तो मैं टावर तो भाई लंबा है, ये केबल टावर, और इसे मैं मान लेता हूं A एंड V। ठीक है, और यहां मैं डॉट डॉट करके इनको मिला देता हूं एक दूसरे से।
ये ई हो गया। और एक बात याद रखना, जितना CD की लंबाई है उतना ही आपका ई ऑन वी यानी कि या फिर ई वी की है। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर ही होगा। ये थोड़ा सा फोकस रखना, ठीक है। और इसका जो उन्नयन कोण है यहां से ये जो आपका केबल टावर के शिखर तक का, यानी कि मैं इसे मिला देता हूं सही से, ये इनके शिखर तक का इनका जो कोण है देख सकते हो, सीधा लिखा हुआ है कि भवन के शिखर, यानी कि ये जो भवन है इसके शिखर, ठीक है, इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इनके केबल टावर के शिखर तक का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ओके, अब फिर आपको क्या कह रहा है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसके जो पाद है यानी कि यहां इसे आप मिला लो, कोई दिक्कत है नहीं, ये आप कर सकते हो, इसको आप ऐसे मिला लो, ये ठीक है। तो इनके पाद का जो ये है ये 45 डिग्री है। बस यही आपका फिगर है, पूरा फिगर है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने नाम सभी को दे दिया है, ये अब आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको यहां जो लिखा हुआ है उसको समझाता हूं। मैंने माना AV एक केबल टावर है, यहां जो AV है ये एंड V एक केबल टावर है, ठीक है, एक केबल टावर है। और उसी धरातल में एक भवन CD है, उसी धरातल में एक भवन जो CD है, ठीक है, ये CD एक भवन है, ये 7 मीटर का है, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। भवन के शिखर से C से 36 धरातल के समांतर एक रेखा CE है। ये जो इसके समांतर है ये CE, मैंने डॉट डॉट करके मिला लिया है, ठीक है। अब आपको नीचे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझना है, प्रश्नानुसार। भवन के शिखर से C से केबल टावर के शिखर A का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। और केबल टावर के पाद का अवनमन कोण यानी कि यहां जो C है, यहां C जो है वो 45 डिग्री है। बस इतना आपको समझना था, पूरा आपको ये लिखना पड़ेगा, इतना आपको लिखना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया है कि आपका जितना, देखो यहां मैंने एक बात बताया है कि यहां जो EV है, E एंड V वो बराबर होगा CD के, बराबर है 7 मीटर के, ठीक है, 7 मीटर। यहां मैंने ये चीज अभी बताया है कि ये जो CD है ये आपका इसके बराबर होगा EV के, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखो, अब आपको लगाना है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज VEC में, यानी कि V कहां है, देखो V एंड E एंड C में ये चीज लेना है, ये कोण, ये त्रिभुज लेना है, ठीक है, BEC। तो यहां देखो आपका क्या क्या दिया हुआ है, ये आपका है, ये एक है, एक ये है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहां आपको लगाना है tan 45 डिग्री, 45 डिग्री है ना, ये 45 डिग्री का कोण, तो tan 45 डिग्री बराबर है आपका, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब इसमें क्या है, लंब आपको पता होगा, इसमें आपका E एंड V जो है आपका लंब है, E एंड V जो कि 7 मीटर है, E एंड V। और आधार आपका क्या है, CE होगा, ये जो आपका C एंड E है, C एंड E, ठीक है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और यहां इसका मान है 7 और C एंड E, और यहां से C एंड E जो आपका है, CE एंड E का वैल्यू जो आएगा वो 7 मीटर आएगा। यहां से आपको ये चीज पता चल गया कि यहां से जो C एंड E का वैल्यू आएगा वो 7 मीटर आएगा, क्योंकि हमने क्रॉस करा लिया है, मल्टीप्लाई। यहां से हमें ये पता चल गया ये भी 7 मीटर का है, यानी कि आई होप कि एक वर्ग है, वर्ग, क्योंकि ये भी 7 मीटर, ये भी तो ये भी 7 मीटर होगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको पुनः क्या करना है, समकोण त्रिभुज EC में, यानी कि अब यहां फिर भी tan लेना पड़ेगा, लेकिन ये EC यानी कि ये एंड आपका E एंड C, ठीक है, ये EC यानी कि आपको tan, और यहां कितना डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री इक्वल टू आपका ये E बटे CE। ये E तो आपको पता है कि ये E आपका लंब हो गया और यहां जो CE आपका आधार हो गया, ठीक है। तो यहां से ये E, ये देखो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वो होता है √3, और यहां से ये E और इसका वैल्यू आपको पता है, देखो CE का वैल्यू मैंने ज्ञात कर लिया है 7,
तो यहां जो ये ई की वैल्यू होगी वो होगा 7√3 मीटर। अब आप लोग एक बात समझो, यहां से ये ई की वैल्यू भी पता चल गई, यानी कि यहां से ये ई की वैल्यू भी ये हमें पता चल गया, ये ई यानी कि 7√3 है, ये ई की वैल्यू है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पूरे का ए वी का ज्ञात करना है, पूरे केबल टावर का आपको ज्ञात करना है। तो केबल टावर जो आपका ए वी है की ऊंचाई, केबल टावर अब तो बहुत इजी हो गया ना, केबल टावर ए वी जो आपका ए वी की ऊंचाई, तो अब आपको क्या है, दोनों को ऐड कर लो। जो आपका ईवी है या फिर ये ई जो आपका है, ये ई जो आपका ये वैल्यू निकला है, ये ई और फिर ईबी प्लस ईवी कर लो। अब देखो इसका मान है 7√3 और इसका मान है 7। यहां से आप करो क्या, 7 कॉमन ले लो, तो यहां से √3 + 1 आएगा मीटर। बस यही तो हमारे पूरे केबल टावर की ऊंचाई है, यही 7 और ब्रैकेट में √3 + 1, यही पूरे केबल टावर की ऊंचाई है। ये जो पूरे एवी की ऊंचाई है इतना ही है। ठीक है, तो ये है हमारा मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके इससे पढ़ाया है। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को करना क्या है, आपको वीडियो को लाइक करो या ना करो, लेकिन आपको जी जान लगा देना है बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में। आपको 90% लाना है, क्योंकि मैं आप लोगों को कह रहा हूं किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, किसी पर्सनल सब्जेक्ट में, किसी पर्सनल चैप्टर में, एक्सरसाइज में, तो फिर आप कमेंट कर दो, उस पर वीडियो में बना दूंगा। लेकिन देखो बहुत सारे कमेंट होते हैं, मैं कुछ कमेंट को देखता हूं और उसमें से कुछ अकॉर्डिंग टू उसके चलता हूं और बनाता हूं वीडियोज। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से लिखकर कमेंट कर देना, मैं उस पर जरूर रिप्लाई दूंगा और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और ये है हमारा मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जितने बताए गए हैं उन सारे को नोट कर लो और फिर हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना और हाँ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।